दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में जिसका नाम है कैनफिन होम्स लिमिटेड। यहाँ पे इन्वेस्टर्स लोग काफी अच्छा मुनाफा कमाए हैं, काफी अच्छा रिटर्न कमाए हैं इस स्टॉक से। क्या ये स्टॉक का आगे का प्रोस्पेक्ट सही है? क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में इसको हमको पोर्टफोलियो का स्टॉक बनाना चाहिए? एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका फिनेंशियल और फंडामेंटल, उसके बाद 5 या 6 हम लोग का जो आज पर प्रैक्टिस टेक्निकल एनालिसिस होता है उसमें हम लोग उसका जो प्राइस रेंज है उसको डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद एक कंक्लूजन पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग को लो रिस्क पे हाई रिटर्न का एक जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट एलाइट में आपका मैं स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे कैनफिन होम्स लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले आज पर तो प्रैक्टिस हम लोग देख लेते हैं, इसका एनुअल रिपोर्ट होता है उसका क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वहां पे कुछ निष्कर्ष निकल पाता है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि इसका जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है लोन बुक के हिसाब से, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि 2020 में इसका लोन बुक में काफी ज्यादा बढ़त आया हुआ है। करेक्ट। और 2018 में जो 15,743 करोड़ का था, तो यहाँ पे 20,706 करोड़ का आ चुका है। और यहाँ पे अगर नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो 2020 में यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छा खासा बढ़त आया हुआ है, लगभग 150 करोड़ का बढ़त आया हुआ है। और यहाँ पे जो करोड़ के ऊपर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 654.86 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे सीएजीआर के ऊपर बात किया जाए तो लोन बुक में आप लोग को दिखेगा कि 16% 3 साल का सीएजीआर के हिसाब से बढ़त आया हुआ है। और नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर बात किया जाए तो 17% के हिसाब से यहाँ पे बढ़त आया हुआ है। प्रॉफिट के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट जब तक कंपनी नहीं कमाएगा हम लोग को कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला। 2018 एंड 2019 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लगभग आप लोग को 10 करोड़ का इधर का आसपास का यहाँ पे डिफरेंस था प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। लेकिन 2020 में अगर बात किया जाए तो 374.41 करोड़, सीधा एकदम आप लोग बोल सकते हो कि 70 करोड़ टू 80 करोड़ के आसपास का आराम से इजाफा आ गया था। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए अगर 18-19 का 2 साल का सीएजीआर देखे होते तो बहुत कम दिखता, लेकिन अगर 3 साल का अगर देखा जाए तो 3 साल का सीएजीआर वो 17% के आसपास का दिखेगा। तो 17, 16 ये वाला जो सीएजीआर होता है उसके हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट ग्रो करता है, ये काफी समझदारी की बात है और काफी तारीफे वाली बात है। और यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे के टाइम पे जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग का काफी डिमांड बढ़ रहा है, सबके पास घर होना चाहिए उसका बहुत डिमांड बढ़ रहा है। और हर कोई यंग जनरेशन से भी जब भी वो लोग एंट्री करते हैं अपना जॉब पीरियड में या कोई भी प्रोफेशन में, तो वहां पे वो लोग एक बार घर लेने के लिए जरूर सोचते हैं। तो उसके हिसाब से उस प्रोस्पेक्ट में भी देखा जाए तो अच्छा खासा बढ़त आने वाला है। और यहाँ पे अगर अर्निंग पर शेयर के ऊपर बात किया जाए उसका भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, जो कभी 21.49 हुआ करता था और 2020 में ये 28.25 हुआ करता है। और यहाँ पे बुक वैल्यू में काफी अच्छा बढ़त आया हुआ है। और बिजनेस पर ब्रांच ये एक बहुत यूनिक चीज है जिसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे हर ब्रांच के हिसाब से यहाँ पे आप लोग डिवाइड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांच जो होता है वो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 2020 में यहाँ पे थोड़ा सा कम आया हुआ। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो ऐड हो गया है। राइट। तो उस जब भी नंबर ऑफ ब्रांचेस ऐड होता है तो जब नया ब्रांच में एक नया बिजनेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि पुराना ब्रांच में बहुत अच्छा खासा बिजनेस, रिपीटेबल बिजनेस आता रहता है फॉर द ये रेफरेंस के हिसाब से हो या नया बिजनेस कस्टमर के हिसाब से हो। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 2020 में बिजनेस पर ब्रांच घटने का एक ही रीजन है, बिकॉज इनका नया ब्रांच खुला हुआ है। राइट। तो उसके हिसाब से बाकी अगर बात किया जाए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो फिनेंस कंपनी है उसका एनपीए देखना काफी समझदारी की बात है। तो नेट एनपीए के ऊपर बात किया जाए काफी बढ़ा हुआ है, 0.54 के हिसाब से बढ़ा हुआ है, जो कि एक नेगेटिव बात है। अगर माइनस पॉइंट के ऊपर बात किया जाए तो नेट एनपीए के ऊपर ही यही हो सकता है। तो 0.54 यहाँ पे बाकी जितना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बाकी जितना आप लोग का फिनेंशियल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस हो गया या हाउसिंग फाइनेंस हो गया उसके हिसाब से काफी कम है। जीरो अगर 1 के आसपास का एनपीए पहुंच जाता है तब दिक्कत की बात हो सकती है। बट यहाँ पे आज पर 2020 0.54 इज ए मिनिमल
हालांकि बढ़ा हुआ है, बट उस सबके हिसाब से ये काफ़ी कम है एनपीए। तो उसके हिसाब से उतना ज़्यादा टेंशन लेने की हम लोग का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर बात किया जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी घटा हुआ है, 17.44 के हिसाब से हुआ है, बिकॉज इसका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर बात किया जाए, आरओए, तो ये भी थोड़ा बढ़त आया हुआ है, जो कि रिटर्न ऑन एसेट के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा आप लोग को अच्छा खासा इजाफा दिखने के लिए मिलेगा। बट 2018 में थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उसके हिसाब से 2020 में थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे नया ब्रांच और यहाँ पे जो कोरोना का इफेक्ट सब कुछ अगर मिला दिया जाए, तो हम लोग को एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में नहीं देख के एक पॉजिटिव सेंस में देखना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लेना चाहिए। करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा हम लोग का जो screener.com के बाकी जितना है, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 6,417 करोड़ का एक कंपनी है, जो कि मिड कैप कंपनी है। मैं जानता हूँ कि मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा मिड कैप, जो कि एक अपॉर्चुनिटी अभी के लिए भी दे रहा है। करेक्ट। और यहाँ पे आरओसी के ऊपर बात किया जाए, 9.41 थोड़ा सा कम है आरओसी। और यहाँ पे फिनेंस कंपनी है, तो हम लोग इसमें डेट तो देख ही नहीं सकते, बिकॉज इनका बिजनेस ही है डेट लेके यहाँ पे उसको यूटिलाइज करना। और आरओई भी हम लोग का कोई काम का नहीं है, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी हम लोग का कोई काम का नहीं है। तो प्लेस परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए, कंप्लीटली जीरो प्लेस परसेंटेज है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग का कोई डिस्कशन में पार्टी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग आप लोग को दिखेगा सिर्फ और सिर्फ 30%, तो ये कंप्लीटली नेगेटिव आप लोग का पॉइंट हो सकता है। तो प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50% से नीचे है, तो आज पर द प्रैक्टिस हम लोग एक बार इन्वेस्टर्स में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है। तो प्रोमोटर अपने 30.44 से सीधा 29.99 ले चुका है, जो कि हम लोग का 30 वहां पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे लगभग 0.4% का यहाँ पे गिरावट आया हुआ है प्रोमोटर होल्डिंग में। और पब्लिक के पास देखा जाए तो वहां पे भी गिरावट आया है, 66.90% कभी हुआ करता था, और 56.60 हुआ है अभी तक है। और यहाँ पे पब्लिक में खाली हम लोग तो नहीं है, वहां पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी वो एज ए पब्लिक यहाँ पे उनको ट्रीट किया जा रहा है। करेक्ट। और यहाँ पे एफआईए का होल्डिंग देखा जाए तो कंप्लीटली जीरो हो चुका है, तो एफआईए का होल्डिंग कैनफिन होम से बिल्कुल नहीं है। और डीआईए के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे 2.59% से सीधा 13% तक हो गया है, 13.41% को लास्ट 3 साल में। 3 साल में 10% से भी ज़्यादा इजाफा आना होल्डिंग्स में, ये काफ़ी समझदारी की बात है। और यहाँ पे मतलब काफ़ी डिस्कशन की बात है, समझदारी तो वो आप लोग डिसाइड करोगे क्या है। और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन्वेस्को हो गया, और रिलायंस कैपिटल हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, अच्छा अच्छा कंपनी इसमें स्टेक होल्डिंग लिया हुआ है और अपना जो स्टेक होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा बाकी जो चीज की, जो प्रॉफिट लॉस के ऊपर। तो प्रॉफिट लॉस में आप लोग को दिखेगा कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अप टू, आप लोग को शायद दिख जाएगा, हाँ, थ्रू आउट द 10 ईयर्स आप लोग को कंप्लीटली नेट प्रॉफिट में इजाफा ही दिखेगा। तो ये कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट लास्ट 10 साल में अगर प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो 2020 के आगे भी ये प्रॉफिट कमाएगा, ये हम लोग का उम्मीद में ले सकें। बिकॉज इसका जो कंसिस्टेंटली जो इसका बढ़त है, वो बढ़त कभी उतना जल्दी गिरने वाला है नहीं। करेक्ट। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। और यहाँ पे भी आप लोग को प्रूफ भी दिख जाएगा कि 419 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा लास्ट 12 महीना में। तो उसके हिसाब से भी अगर आप लोग देखोगे कि लगभग 400 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगा जब तो मार्च 2020 का रिजल्ट, मार्च 2021 में रिजल्ट आएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के हिसाब से यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 3 साल का कैश फ्लो भी माइनस में दिखेगा और लास्ट 5 साल का भी माइनस में दिखेगा। उसका रीजन भी ऑलरेडी मैं हर फिनेंशियल स्टॉक का जब भी एनालिसिस होता है मैं बताता हूँ कि लोन तो जाता है, लेकिन उनके पास जो पैसा आता है वो ईएमआई की तरह आता है। तो इसके लिए इसका जो आप लोग बोल सकते हो कि जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है। राइट। और बहुत टाइम लगता है इसको पॉजिटिव में आने के लिए, तो उसके हिसाब से भी आप लोग को कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए आज सच। करेक्ट। और रिजर्व इसमें छोटा सा रिजर्व है 2334 करोड़ का, तो उसको वो लोग यूटिलाइज भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो मैं आपको लेना चाहूंगा हम लोग का सबसे जो यूएसपी होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 5813, ओके, तो यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखेगा इन द केस ऑफ द डे चार्ट। राइट। तो इसका जो डेट चार्ट है, डेट चार्ट के हिसाब से जो कंसोलिडेशन हुआ है, इसका जो मूवमेंट होगा, इसका जो छोटा सा जो ब्रेकआउट होगा किस तरफ होगा, उसको जानने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा 1 वीक का चार्ट को।
तो 1 वीक का चार्ट में जो उछाल दिखाया हुआ है, उसके साथ इंटेंसिटी भी अंतर्निहित है। तो उस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे और भी मिड टर्म में अच्छा खासा इजाफा दिख सकता है, अच्छा खासा उछाल दिख सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे जो आप लोग का 328 टू लगभग 581 तक जो आया हुआ है यहाँ पे उछाल, तो इस उछाल को और भी रेस्पॉन्ड करने वाला है, ये खत्म नहीं हुआ है, और भी आगे ये बढ़ने वाला है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी जो क्रॉसओवर हुआ है, उस क्रॉसओवर के हिसाब से यहाँ पे इंटेंसिटी भी पकड़ा हुआ है, और इंटेंसिटी में जो बढ़त है, वो भी बढ़त अच्छा खासा यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा है। तो उसके हिसाब से भी लॉन्ग टर्म में आप लोग को एक अच्छा खासा इजाफा दिख सकता है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न दिख सकता है। मल्टीबैगर के ऊपर बात किया जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे जो रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ था, इस रिवर्स ट्रायंगल को तो अच्छा खासा रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिकॉज इसका जो इंटेंसिटी था काफ़ी लो था। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए जो बना हुआ है रिवर्स ट्रायंगल, राइट, तो इस रिवर्स ट्रायंगल के वजह से ये जो शार्पनेस है, ये शार्पनेस अभी से दर्शा देता है कि ये अच्छा खासा मल्टीबैगर बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 345 से लेकर आप लोग का जो यहाँ पे 343 से लेकर यहाँ पे जो 481 का इजाफा इसी के कारण आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ये कंप्लीटली हाई लेवल का ब्रेकआउट है, करेक्ट। और यहाँ पे कैंडलस्टिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, हम लोग का प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी सबसे रिलायबल पैटर्न होता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ कोई भी गैप अप ओपनिंग आप लोग को दिखेगा नहीं। और यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, इसका जो शैडो है, मैं उसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग था इस एरिया में, जो सितंबर में बना हुआ था, तो यहाँ पे जो इसका जो शैडो है उसको कंप्लीट कर दिया। तो हम लोग को उसके लिए कोई डर की बात नहीं है, नीचे की तरफ ज़्यादा जाने के लिए कोशिश नहीं कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स डे के चार्ट में, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो 444 तक आ सकता है, देयर मे बी ए चांस। बट इसका जो ऊपर की तरह रास्ता है वो कंप्लीटली मल्टीबैगर है, राइट। और यहाँ पे ये वाला लेवल को अगर तोड़ देता, जरूर तोड़ेगा, बिकॉज इसका जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है उसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में है। तो उसके साथ अगर देखा जाए तो इसका जो अपर वाला लेवल है उसको भी आराम से टच कर सकता है, दैट इज 516 या 520, उसको भी जो हाई लेवल का जो इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको भी टच कर सकता है, इसमें कोई दुई मत नहीं है। तो फॉर द शॉर्ट टर्म थोड़ा सा एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप लोग एक अच्छा राह देख सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा निफ्टी के साथ कोरिलेशन की। तो निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट दिखेगा आपको 0.8। इसका मतलब हुआ कि आप लोग को जब भी कैनफिन होम्स के ऊपर आप लोग को करना है एनालिसिस, तो स्टैंडअलोन बेसिस में ना करके एक आप लोग को डिपेंडेंसी के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का मूवमेंट जिस तरफ होगा कैनफिन होम्स का मूवमेंट उसी तरफ ही होगा, लगभग उसी तरफ ही होगा मैक्सिमम टाइम, राइट। तो उसके हिसाब से आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हो। और यहाँ पे डाइवर्जेंस के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बना हुआ था, तो ये जो हाइयर हाई यहाँ पे लोअर हाई बना हुआ था उसको ऑलरेडी रेस्पॉन्ड कर चुका है। उतना शार्प नहीं था, फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट भी दिखा था। तो ये गिरावट का जो रीजन था यही डाइवर्जेंस था। उसके बाद आज सच अभी के लिए कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ है। तो डाइवर्जेंस से मामले में अभी आप लोग कंप्लीटली सेफ हो, तो उसके हिसाब से आप लोग का डिसीजन उस हिसाब से मार्जित कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा हम लोग का जितना एनालिसिस है सबको कंक्लूजन पे लाने के लिए जो चार्ट कोशिश करता है, जो चार्ट हम लोग को हेल्प करता है, दैट इज हाइकेनेसी एंड स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो उसके हिसाब से हाइकेनेसी के हिसाब से यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, ना बाई का ना सेल का, इन द केस ऑफ द 1 डे। तो इसीलिए मैं 5813 में बोला था कि अभी के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद ही उसका ब्रेकआउट आएगा, राइट। और यहाँ पे 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कंप्लीटली हाई ओवरबॉट जोन। ये ओवरबॉट जोन से यहाँ पे कोई भी सेलिंग सिग्नल नहीं आया हुआ है, तो इस हिसाब से आप लोग सेफ हो। थोड़ा सा जितना जैसे हमको बताया था कि जो आप लोग का जो शॉर्ट टर्म में जो थोड़ा सा गिरावट दिखा सकता है कंसोलिडेशन के दौरान, तो उसमें जितना नीचे की तरफ जो आपको मैं प्राइस लेवल बताया उस लेवल से अगर आप लोग और भी ले सकते हो, एवरेज आउट कर सकते हो, तो वहाँ पे और अच्छे से मुनाफा कमा सकते हो, क्योंकि ये एवरेज आउट करने वाला स्टॉक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी आप लोग को कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है उस हिसाब से अभी का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल ही बना हुआ है। तो उसके हिसाब से आप लोग को देखना है कि ये वाला जो ट्रेंड है
कब तक कंटिन्यू कर सकता है। ये मेरा मानना है कि इसको जो कंटिन्यूएशन है काफ़ी लंबा जाने वाला है। अगर फ्यूचर के सॉरी पास्ट के ऊपर आप लोग देखोगे, इसका ग्रीन कैंडल का जो सीरीज होता है काफ़ी लंबा होता है, राइट। तो यहाँ पे उस ये वाला जो सीरीज है इसको ख़त्म नहीं हुआ है। फिर से यहाँ पे तीन, हाँ, रेड कैंडल दिखाया था, उसका रीजन भी आप लोग को ऑलरेडी पता है, कोरोना वायरस। और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल का अभी जो सीरीज है ये कंप्लीटली एक बुलिश है और आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये था आज का कैनफिन होम्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। कैसा लगा मेरे को एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी दिक्कत हो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग का क्या प्राइस रेंज है, क्या है, उसमें भी कोई दिक्कत है वो भी मेरे साथ डिस्कस आप लोग कर सकते हो। और तब तक के लिए आप लोग को, जब तक मैं नया वीडियो ना बना दूँ, आपका अपना फैमिली का, अपना पोर्टफोलियो का, अपना खुद का ख्याल रखिए। और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।